हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम ज़बरदस्त होगी। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम को लेके टोटल 38 प्रश्नों के समान अध्ययन का जो पोर्शन था उसका एक मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, जिसमें हम आप लोगों को 4 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं और आज का जो प्रैक्टिस सेट होगा वो 5वें नंबर का होगा। तो चलिए आज पुनः इस प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है उसके तरफ लेके चलते हैं और देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि घर्षण कम करने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। तो जो घर्षण कम करने वाले पदार्थ होते हैं उनको कहते हैं स्नेहक। स्नेहक ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप हमें बताएंगे किसी एक ठोस स्नेहक का नाम, किसी एक ठोस स्नेहक का नाम। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा हमको कस्टमाइज करना होगा। चलिए एक मिनट, हाँ चलिए ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र है। पहला दिया है भिलाई, दूसरा दिया है जमशेदपुर, तीसरा दिया है राउरकेला। तो आपको जैसा कि पता होगा कि जो भिलाई है या फिर जमशेदपुर है या फिर राउरकेला है, ये तीनों भारत के महत्वपूर्ण क्या हैं, इस्पात उत्पादक केंद्र हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। आप हमें बताएंगे कि भिलाई, जमशेदपुर और राउरकेला कहाँ पर है, किस सन में स्थापना हुआ था, किस देश ने सहयोग किया था। 3 प्रश्न आपसे पूछे हैं। इसका स्थान आप हमें बताएंगे कि कहाँ पे है इसका स्थान, इसमें इसका सन, स्थापना यानी कि किस वर्ष इसका स्थापना हुआ था और सहयोग किस देश का इसमें प्राप्त हुआ था। ये तीनों प्रश्न बताएंगे तीनों के लिए। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 3 कह कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो देखिए नेपाल के साथ बिहार भी सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश करता है, उत्तराखंड करता है, लेकिन जो हिमाचल प्रदेश है वो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि सन 1927 में B.R. अम्बेडकर यानी कि भीमराव अंबेडकर ने दलितों के साथ किस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो 1927 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर ने दलितों के साथ मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था। मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए यह आंदोलन की शुरुआत किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि आदि जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले सोलुंग त्योहार का संबंध किस राज्य से है। यानी कि प्रश्न में सीधा सीधा यही पूछने का तात्पर्य है कि कह रहा है कि सोलुंग त्योहार किस राज्य का त्योहार है। तो आपको पता होगा कि सोलुंग जो त्योहार है वो अरुणाचल प्रदेश का त्योहार है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि चौसा और कन्नौज के युद्ध में किस शासक ने हुमायूं को पराजित किया था। तो चौसा और कन्नौज का युद्ध पराजित किया था हुमायूं को शेर शाह सूरी ने। किसने? शेर शाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आप चौसा का युद्ध का डेट भी याद रखिएगा कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो मैं आपको बता दूं, जो चौसा का युद्ध हुआ था 26 जून, लिख लीजिएगा
26 जून 1539 ईस्वी को चौसा का युद्ध हुआ था। और आप हमें बताएंगे कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ था। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? चलिए मैं ही बता देता हूं कन्नौज का युद्ध कब हुआ था। तो कन्नौज का युद्ध हुआ था चौसा के युद्ध के एक साल बाद, अर्थात 1540 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 कह कि यदि हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी में से मूल्य ह्रास को घटा दें तो हमें प्राप्त होने वाली आय का माप कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब हम जीएनपी में से मूल्य ह्रास को घटाते हैं तो हमें एनएनपी मिलता है। क्या मिलता है? एनएनपी। और एनएनपी का मतलब होता है निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान दीजिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 9 कि जूडो की उत्पत्ति जित्सु की प्राचीन कला से हुई थी। मतलब कहने का मतलब है कि जूडो की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो ध्यान दीजिएगा कि जो जूडो की उत्पत्ति हुई थी वो 1882 में हुआ था, जापान से हुआ था। कहाँ से? जापान से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल उत्तर सही आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि एक संक्रामक बीमारी से उबरने के बाद, खास तौर पर चेचक से उबरने पर, स्थानीय देवता को धन्यवाद देने के लिए आमतौर पर वृता नृत्य किया जाता है। यह प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है। यह किस राज्य के सबसे प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है? कह कि जो वृता नृत्य हैं, जब चेचक आदमी को चेचक ठीक हो जाता है, उसके बाद जब हम देवता को धन्यवाद देने के लिए जो नृत्य करते हैं, उस नृत्य का नाम है वृता। कौन सा नृत्य है? वृता नृत्य है। तो ही पूछ रहा है कि वृता नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो ध्यान दीजिए, जो वृता नृत्य किया जाता है वो पश्चिम बंगाल में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 की ओर चलिए। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कर्तन दहन प्रणाली कृषि को राज्य में बेबर या दहिया के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, कर्तन दहन प्रणाली कृषि को किस राज्य में बेबर या दहिया के नाम से जाना जाता था, जाना जाता है? तो यह जाना जाता है आपका मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे चलिए अगले प्रश्न की ओर। इसमें क्या होता था, इसी को कहीं झूम कृषि भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। झूम कृषि, इसमें क्या करते हैं सब स्थानीय जनता, क्या करते हैं कि वनों को काट देते हैं और फिर वहां पे खेती कर लेते हैं। वनों को काट के फिर खेती, फिर इसको छोड़ के यहाँ के वनों को काट कर फिर खेती, फिर यहाँ के वनों को काट कर यहाँ फिर खेती करते थे। इसीलिए इसे झूम कृषि कहा जाता है। अन्य अन्य प्रदेशों में अन्य अन्य नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी भूमि साझा करता है? तो सबसे अधिक भूमि साझा करता है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। आप हमें बताएंगे कितना किलोमीटर भूमि का साझा करता है? बता सकते हैं कितना किलोमीटर भूमि का साझा करता है? तो चलिए, यदि नहीं बता सकते हैं तो मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश करता है भारत के साथ टोटल 4096, एग्जैक्ट बता दें 4096.7 किमी। इतना किमी
भूमि साझा करता है भारत बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक। यदि हम इसी प्रश्न में पूछ लें कि सबसे कम भूमि साझा किसके साथ करता है, तो आप ये भी याद रखेंगे अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ सबसे कम भूमि साझा करता है। कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है, तो आप ध्यान रखेंगे 106 किलोमीटर की भूमि साझा करता है। ऑप्शन नंबर बी दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 करें कि पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य को सशक्त बनाना है। यानी कि पीएम स्वनिधि योजना किसके लिए लागू किया गया था, तो पीएम स्वनिधि योजना किसके लिए किया गया था, तो जो पथ विक्रेताओं हैं, यानी कि जो रोड के किनारे अपनी दुकान लगाए रहते हैं या फिर वहां पे सड़कों पे घूम के अपनी दुकान को इधर उधर लेके जाके बेचते रहते हैं, उन दुकानदारों के लिए चालू किया गया पीएम स्वनिधि योजना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं क्या नाम इसका देते हैं, रेहड़ी पटरी वाला। हाँ, रेहड़ी पटरी इसी को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न करें कि फूल का मादा जनन अंग क्या कहलाता है, तो जो फूल का मादा जनन अंग है उसे कहा जाता है स्त्री केसर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि सत्यजीत रे को वर्ष 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह एक प्रसिद्ध थे। सत्यजीत रे क्या थे, एक डायरेक्टर थे, फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16 क्या कि वह घटम के देवता के नाम से भी जाने जाते हैं। पिछली पंक्ति में वह निम्न में से किसे संदर्भित करता है। यानी कि प्रश्न पूछने का मतलब है कि घटम के देवता किसे कहा जाता है, बस यही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, घटम के देवता किसे कहा जाता है, यानी कि घटम के देवता के नाम से हम किसे पुकारते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो घटम के देवता हैं, घटम के देवता जिनका नाम है वो हैं टी.एच. विनायक राम। टी.एच. विनायक राम को घटम के देवता भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 कह कि ओलिवर ट्विस्ट उपन्यास के लेखक कौन है, तो ओलिवर ट्विस्ट उपन्यास के लेखक हैं चार्ल्स डिकेंस। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व का वह एकमात्र देश कौन सा है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। विश्व का वह एकमात्र देश कौन सा है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं, तो वह है विश्व का एकमात्र देश कौन सा, अपना भारत। अपना भारत। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 19 कह रहा है, प्रश्न नंबर 19 बहुत बड़ा प्रश्न है, थोड़ा सा इसको हमको कस्टमाइज करना होगा, कर दे रहे हैं, 1 मिनट रुक जाए। ठीक हो गया, अब उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि हाल ही में संपन्न शंघाई सहयोग संगठन एससीओ संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कह कि यह एससीओ का 21वां शिखर सम्मेलन था जिसकी मेजबानी भारत ने किया था। अभी आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि यह सम्मेलन में भारत, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के राष्ट्र अध्यक्षों ने हिस्सा लिया था। अगला कह रहा है कि एससीओ राष्ट्र अध्यक्षों ने
नई दिल्ली घोषणा पत्र का अनुमोदन किया है। ध्यान दीजिएगा, और कह रहा है कि कूट है और कौन सही है आप हमें बता दीजिए। तो ध्यान दीजिए, जो संघाई सहयोग संगठन है जिसकी मेजबान देश भारत था, वह एससीओ का 21वां शिखर सम्मेलन नोह के 23वां शिखर सम्मेलन था। कौन सा? 23वां। तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो गया, बाकी 2 और 3 बिल्कुल सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि पोंगल मकर संक्रांति का ही दूसरा नाम है। यह मकर संक्रांति के समय ही किस राज्य के विभिन्न शहरों में मनाया जाता है? तो ध्यान दीजिए, जो पोंगल है वो तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का त्यौहार है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 का राय कि महाबोधि मंदिर परिषद का जीवन से सीधा संबंध है। कहने का मतलब है कि महाबोधि मंदिर परिषद का किस दिए गए विकल्प के अनुसार किसके जीवन से सीधा संबंध था? तो ये था भगवान बुद्ध से। महाबोधि मंदिर परिसर का संबंध किससे था? भगवान महाबुद्ध से था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि भोजन पकाने की निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में भोजन के मौजूद चीनी ऑक्सीकृत होकर भूरे रंग में बदल जाती है? तो इसे कहते हैं किस प्रक्रिया के द्वारा? तो जिस प्रक्रिया के द्वारा चीनी ऑक्सीकृत होकर भूरे रंग में बदल जाती है उसे कहा जाता है कैरामेलीकरण। कैरामेलीकरण ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा? प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि कौन सी ओडिसी नृत्यांगना 2006 में पद्म श्री से सम्मानित होने वाली विदेशी मूल की पहली नर्तकी बनी है? यानी कि ओडिसी जो हम लोगों का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, ओडिशा का। तो कह रहा है कि इसकी एक नृत्यांगना है जिन्हें 2006 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह विदेश मूल की रहने वाली है और वह कौन सी नर्तकी हैं जिनका नाम क्या है? तो इनका नाम है इलियाना सितारिस्ती। इलियाना सितारिस्ती ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इलियाना सितारिस्ती। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की एक प्रमुख जनजाति है? तो दक्षिण भारत की जो एक प्रमुख जनजाति है वो कौन सा है? तो वो आपकी जनजाति है, मतलब जनजाति तो वैसे बहुत से हैं पर दिए गए ऑप्शन के अनुसार कौन सी हैं? तो आपका डांग है। डांग ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा चंपारण कृषि कानून कब वापस लिया गया था? तो ये वापस लिया गया था 1918 में। 17 में महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किए थे और 18 में इसको वापस ले लिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलिए। प्रश्न नंबर 26 कह कि वर्ष 2022 में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो 2022 में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष चुना गया है सुमन बेरी को, डॉक्टर सुमन बेरी को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 का है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना का उल्लेख है? तो ये उल्लेख है किसमें? आर्टिकल 51A के पहला में।
आर्टिकल 51A के पहला में ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फारस के राजा का एक राजदूत था जिसे विजयनगर भेजा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फारस के राजा का एक राजदूत था जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक। कौन था? अब्दुल रज्जाक। क्या आप हमें बता सकते हैं कि अब्दुल रज्जाक विजयनगर के किस राजा के शासनकाल में आया था? यानी कि जब अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आया था, तो ध्यान रखिएगा, मैं ही बता देता हूं। अब्दुल रज्जाक आया था देवराय द्वितीय के दरबार में। देवराय द्वितीय के दरबार में आया था कौन? अब्दुल रज्जाक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है, दो खाली जगह दिया है कि ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं जिसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, जब सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि जनजातीय गौरव दिवस किसके जयंती पर मनाया जाता है? तो जनजातीय गौरव दिवस बहुत फेमस व्यक्ति हैं, आप लोगों को पता होगा कि बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसान समृद्ध योजना का गठन किस वर्ष हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में किसान समृद्ध योजना का गठन हुआ था वर्ष 2017 में। वर्ष 2017 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे अधिक है? यानी कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में सबसे अधिक साक्षरता है? तो आप बताएंगे सबसे अधिक साक्षरता किसमें है? वैसे तो ओवरऑल देखा जाए तो सबसे अधिक साक्षरता है गौतम बुद्ध नगर में। किसमें? ओवरऑल देखा जाए तो जीबी नगर में सबसे अधिक साक्षरता है। लेकिन ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो ऑप्शन में जीबी नगर है ही नहीं, तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता किस जिला में है? तो वो है श्रावस्ती में। किसमें? श्रावस्ती में। आप हमें बताएंगे कि सबसे कम साक्षरता किस जिला में है? सबसे कम साक्षरता, सबसे यहां कम छोड़ते हैं, यहां पे कम कर लीजिएगा। सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? आप हमें बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 33 को थोड़ा सा कस्टमाइज करना होगा, थोड़ा सा अब दिख रहा होगा। थोड़ा सा इस प्रश्न को मैनेज करिएगा, थोड़ा सा इस प्रश्न को मैनेज कीजिएगा, शायद आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना? तो देखिए प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इस प्रश्न को थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, बहुत बड़ा प्रश्न हो गया है, थोड़ा सा इसे छोटा करना पड़ा है। प्रश्न नंबर 33 कूट वाला प्रश्न है, इसको मिलाना है, मिलाइए, ध्यान दीजिएगा। पीतल नगरी किसे कहा जाता है? तो पीतल नगरी आप लोगों को पता होगा कहा जाता है मुरादाबाद को। 3 का 1 का 3। अब एक ही ऑप्शन देखिए और मार्क दीजिए। 1 का 3 किस पे है? 1 का 3 ऑप्शन नंबर बी पे है। आप मार सकते हैं ऑप्शन नंबर 20, बात खत्म। लेकिन फिर भी यदि आप और मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं। माचिस कहाँ बनता है? तो आपको पता है माचिस बनता है बरेली में। खेल का सामान कहाँ पे? तो खेल का सामान आपका होता है मेरठ में। और लकड़ी पर नक्काशी कहाँ होता है? सहारनपुर में।
पूरा का पूरा हमने मिला दिया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 34 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य लोक नृत्य हैं। दिए गए ऑप्शन के अनुसार उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है, लोकगीत कौन सा है, माफ कीजिएगा लोकगीत कौन सा है? तो लोकगीत है उत्तर प्रदेश का बिरहा चैती डोला। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 35 की ओर। प्रश्न नंबर 35 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य लोक नृत्य कौन से हैं? ध्यान दीजिएगा, पिछले प्रश्न आपका लोकगीत पूछा था और यहाँ पे लोक नृत्य पूछा है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होंगे। ये लोक नृत्य है, तो लोक नृत्य कौन है उत्तर प्रदेश का? चारकुला, कर्मा और पांडव। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बन गई है अंतिम पंघाल। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 कह रहा है कि वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? तो रामसर स्थलों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 75 है। कितनी है? 75 है। आपसे मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आप बता दीजिएगा उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल है? उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल हैं? क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 38 कह रहा है कि इनमें से कौन हाल ही में विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो विधि आयोग के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं ऋतुराज अवस्थी जी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आज के टोटल 38 प्रश्नों को देख लिए। तो चलिए फिर आज के क्लास को यहीं पे रोक देते हैं, फिर मिलते हैं अगले दिन एक अलग मॉडल पेपर के साथ, प्रैक्टिस सेट के साथ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद।